Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 17th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video we'll talk about United States Federal Reserve's biggest interest rate hike. US के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. We'll understand this and ultimately we're covering this article to understand कि इससे global market और इंडिया के ऊपर क्या impact पड़ सकता है. That is what we need to understand from this particular article. This article is given in today's Indian Express. Indian Express से हमने ये आज का article लिया है. Then we'll talk about RBI's easing of cooperative banks lending to housing. RBI ने जो एग्जिस्टिंग लिमिट है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स की जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करते हैं उसे इंक्रीज़ किया है. इसमें हम समझेंगे द इम्प्लिकेशन ऑफ दिस मूव एंड दिस आर्टिकल इज़ गिवन इन टुडेज़ द हिंदू न्यूज़पेपर. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट US फेडरल रिजर्व्स बिगेस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक. यस, यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब तक का सबसे स्टीपेस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है इन द लास्ट 28 ईयर्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रेट हाइक क्या है एंड ये रेट साइकिल किस तरह वर्क करता है. व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर US एट दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड अल्टीमेटली हाउ विल दिस इम्पैक्ट द ग्लोबल मार्केट एंड इंडिया. तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रेट हाइक के बारे में जानते हैं. तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है बाय 75 बेसिस पॉइंट एंड टू 1.75%. इससे जो रन अवे इन्फ्लेशन है इसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ करके 1.75% पे ले गए हैं. एंड ये जो रेट हाइक आया है दिस इज़ बिकॉज अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का CPI इंडेक्स देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द US CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, तो ये पिछले 4 डिकेड्स में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है इन मई विच इज़ 8.6%. मई मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो 8.6% रिकॉर्ड की गई इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो टू हैंडल दिस सिचुएशन US फेडरल रिजर्व ने अपना स्टीपेस्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है. यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल बैंक ने ये डिटरमाइन किया कि जो इंटरेस्ट रेट है अगर हम इसको कंटिन्यूसली रेज करते जाएंगे, स्टिल वी आर सीइंग दैट देयर इज़ कंपेलिंग एविडेंस. वो ये शो कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो स्लोली बाय 2% ऑफ द गोल स्लो डाउन हो रही है. तो इसके चलते US फेडरल रिजर्व ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो 75 बेसिस पॉइंट्स पे इंक्रीज़ कर दिया है. सो हाउ डू दिस रेट साइकिल वर्क? तो देखिए, अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं. तो बेसिकली इससे जो लोन्स लेना, बोरो करना एक्सपेंसिव हो जाता है. तो इन दैट केस जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है. दे आर लेस इंक्लाइन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि लोन महंगा हो चुका है. बिजनेसेस के ऊपर एक डिसइंसेंटिव आता है to borrow the funds to expand or to buy equipment to invest in new projects. Why? Because borrowing expensive हो चुकी है. तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो लोअर डाउन हो जाती है. इससे जो वेजेस हैं वो डिप्रेस होना शुरू हो जाती हैं. बाकी सब कॉस्ट लाइक टू ब्रिज द रन अवे इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. नाउ इन इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज़, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया, वी हैव हाई इन्फ्लेशन एंड देयरफॉर वी हैव हाई इंटरेस्ट रेट देन इन द डेवलप्ड कंट्रीज़. तभी हम यहाँ पे जब देख रहे हैं कि इंडिया की तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़. तो जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो वो क्या करते हैं, दे बोरो मनी इन US एट लोअर इंटरेस्ट रेट in terms of dollar and then they invest that in other countries जैसे कि let's say for example in India so that they can earn high rate of interest. ये commonly चलता है. तो अब US ने भी अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनको बढ़ा दिया है. अब US में भी लोन्स एक्सपेंसिव हो चुके हैं.
इसके अलावा व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एट दिस स्टेज? देखिए, जो फेडरल रिज़र्व की जो अनाउंसमेंट आई है वो उस टाइम पे आई है जब क्रिटिसिज्म चल रहा है कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है इट्स समवॉट फॉलन बिहाइंड द कर्व ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन जो है वो बियॉन्ड टारगेट चल रही है एंड सेंट्रल बैंक जो यूएस का है वो इस इन्फ्लेशन के कर्व के काफ़ी बिहाइंड चल रहा है। तो फेडरल रिज़र्व ने ये जो रेट्स कट किए हैं, दे वांट टू सपोर्ट इकोनॉमी स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक कोविड-19। जो इकोनॉमी है काफ़ी एडवर्सली हिट हुई है एंड दे हैव ऑलरेडी हाइक द रेट्स ट्वाइस दिस ईयर इसे मैनेज करने के लिए ना। यहाँ पे सप्लाई साइड फैक्टर्स का भी बड़ा रोल आ जाता है। जो करंट एफर्ट्स दिए जा रहे हैं उनमें सप्लाई साइड फैक्टर्स के ऊपर बहुत कम कंट्रोल है हमारा, स्पेशली अगर हम देखें रशिया की इन्वेजन जो यूक्रेन पे चल रही है उससे सप्लाई साइड पे कितना इम्पैक्ट हुआ है। उसके अलावा कोविड की वजह से चाइना में जो लॉकडाउन्स हुए हैं उसके ऊपर भी बहुत कम कंट्रोल है। तो जो सप्लाई साइड है वहाँ पे जो करंट एफर्ट्स हैं वो उतना कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उसके अलावा फेडरल रिज़र्व ये भी ट्राई कर रहा है कि इन्फ्लेशन को थोड़ा डेंट अप किया जा सके एंड इसमें जो रेट्स वहाँ पे इंक्रीज़ किए जा रहे हैं इससे जो स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसकी वजह से वहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब कट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑल्सो जो टारगेट इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा दिया गया है, तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ चुकी है। सो दिस विल मीन दैट नाउ बैंक्स विल हैव टू पे मोर टू बोरो मनी। तो ऐसे केस में क्या होगा, द बैंक्स विल चार्ज इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस मोर इंटरेस्ट। तो ओवरऑल जो हमारे पास बोरोइंग है वो महंगी हो गई। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो मॉर्टगेज रेट है वो इंक्रीज हो सकता है एंड नाउ फ्यूअर पीपल विल बी एबल टू बाय होम्स एंड नाउ बिजनेसेस विल ब्रिंग डाउन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल। And then it is important for us to know that how will this impact global market and let's say India. अब देखिए, फेडरल रिज़र्व ने अपने रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया, तो इससे क्या होगा कि जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस था वो यहाँ पे नैरो डाउन हो गया। तो अब जो हमने पहले बात की थी कि जो करेंसी कैरी ट्रेड चलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है वहाँ से लोन लेकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। तो अब क्योंकि फेडरल रिज़र्व भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो ये जो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंसेस था वो कम हो जाएगा। इससे इंडिया भी एक लेस अट्रैक्टिव रीजन बन जाएगा फॉर कैरिंग देयर करेंसी ट्रेड। तो एक तो ये होगा ना, इंडिया और जो बाकी ग्लोबल एरियाज़ हैं दे विल बिकम लेस अट्रैक्टिव मार्केट्स। ऑल्सो there will be this institutional outflow of capital from foreign investors, क्योंकि अब वो जो रिस्कियर एसेट्स हैं जैसे कि इंडियन स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ फॉर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ये वहाँ से निकलना शुरू करेंगे। It will also mean that there would be a lower impetus to growth in US and this could be negative for global growth as well, especially China which is reeling under the impact of real estate crisis। तो जो ग्लोबल ग्रोथ है वो यहाँ पे लो हो सकती है। इट कैन इवन इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़। अब जो यूएस डेट मार्केट्स हैं वहाँ पे हायर रिटर्न्स मिलेंगे, तो इससे जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ थी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस विल रिड्यूस द फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स एंथुजियाज्म कि क्यों कहीं और जाकर इन्वेस्ट करना है, उतना प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। इट विल ऑल्सो मेक जो फेडरल में जो रेट हाइक किए गए हैं इट मेक्स इट कॉस्टलियर फॉर द इमर्जिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया टू रेज फंड्स फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट्स। तो वहाँ से फंड रेज करना भी कॉस्टलियर हो गया। सो देयर विल बी नाउ द हाई कॉस्ट फॉर रेजिंग फंड। ना अभी जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं यूएस में, इससे जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज होती है। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड जो कि कोई इंटरेस्ट यील्ड नहीं करता दैट इंक्रीजेज ओवर है। और इससे क्या होगा कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो राइज कर सकते हैं बिकॉज नाउ पीपल विल लुक कि अरे भाई लेट्स डाइवर्सिफाई देयर मनी एंड नॉट पार्क देयर मनी इन द बैंक डिपॉजिट, सो दे कैन इन्वेस्ट दैट इनटू गोल्ड। तो इससे गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज होंगे।
इंडियन इकोनॉमी में अब ये जो रेट हाइक हुआ है, इससे हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फर्दर और वीकन होगी, इससे इंडियन रुपी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। एंड दिस इन्फ्लेशन कुड गैदर दिस स्टीम इन इंडिया थ्रू द करेंसी रूट। ये हम कह सकते हैं कि एक तरह की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो गई। यूएस ने अपने रेट्स इंक्रीज़ किए, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हुई, तो दिस इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। Now, rupees has been on a downhill, even though RBI has been intervening in the forex market, जिससे कि रुपी की जो volatility है वो कम हो सके, but still the value of rupee is decreasing. Also, this will also increase the cost of imports. तो इससे हमारा जो current account deficit है वो भी widen होगा। So ultimately देखें, अब कुछ हम ये तर्क दे सकते हैं कि अरे भाई ये तो यूएस के बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ें। सो इन दिस आर्टिकल वी कैन क्लियरली सी, ये एक नई टर्म आज हमने सीखी है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, कि यूएस के अंदर बढ़ाए हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह ग्लोबल और इंडिया को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। Our next article is again important from economy point of view. आज दोनों ही articles economy point of view से important हैं. It is about RBI's easing of cooperative banks lending to housing. So RBI ने recently decide किया है कि जो individual housing loans हैं जो कि cooperative banks provide करते हैं, इनकी जो existing limits हैं इनको increase किया जाए। सो इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि ये आरबीआई का मूव क्यों है, कैसे है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, एंड ये जो आरबीआई का मूव है ये लॉन्ग टर्म में किस तरह बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो आरबीआई हैज़ बेसिकली रिवाइज्ड द अपवर्ड लिमिट। कोई भी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ से जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लेते हैं उनकी जो लिमिट है, अपवर्ड लिमिट है, इसे रिवाइज़ कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको भी अलाउ किया गया है दैट नाउ दे कैन एक्सटेंड देयर फाइनेंस अप टू 5% ऑफ देयर टोटल एसेट्स टू कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। नाउ अर्बन कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो जो लिमिट सेट की गई है फॉर टियर 1 और टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, दिस स्टूड फॉर 30 लाख टू 70 लाख और 60 लाख टू 140 लाख। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनकी जो लिमिट है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 20 लाख टू 50 लाख, एंड दिस विल बी असेस्ड आफ्टर द नेट वर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़। तो मतलब फ्रॉम 30 लाख टू 75 लाख कर दिया गया है फॉर रेस्ट ऑफ द लेंडिंग। दिस इज़ बेसिकली हैज़ बीन डन। आपको वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो लिमिट्स हैं, जो अपवर्ड लिमिट्स हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। अच्छा जी, इसके बाद वी नीड टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं? ये बेसिकली फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं जिनको कोऑपरेटिव बेसिस पे इस्टेब्लिश किया गया है, एंड दे बिलोंग टू देयर मेंबर्स। जैसे कि जो कस्टमर्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, दे आर ऑल्सो देयर ओनर्स, तभी इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। इंडिया में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अर्बन एंड रूरल। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं दे कुड बी ईदर शॉर्ट टर्म और दे कुड बी लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होती है उनको भी बहुत डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हो गया। दीज आर लाइक द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। लॉन्ग टर्म में हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की है। इसके बाद हमारे पास आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे कुड बी ईदर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, एंड दे कैन ऑल्सो बी अगेन ऑफ 2 टाइप्स, दे कुड बी मल्टी स्टेट और दे कुड बी ऑपरेटिंग इन अ सिंगल स्टेट।
इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. दे ऑल्सो कम अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ RBI. देर आर 2 लॉज जो कि इसको गवर्न करते हैं, द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 एंड द बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955. जो एग्रीगेट बैलेंस शीट है इस तरह के बैंक्स की, इट अमाउंट्स फॉर 10% ऑफ द साइज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. एंड जो एसेट्स होते हैं इन कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स के, दे आर मेनली डोमिनेटेड बाय द RCBs विद द 67% ऑफ द टोटल एसेट्स. आफ्टर दिस वी शुड नो दैट व्हाट आर द इश्यूज दैट हैम्पर द कोऑपरेटिव बैंक्स. देखें, द एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में है दैट इज़ अराउंड 60% एट द एग्रीगेट लेवल, जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है. तो बेसिकली वी हैव दिस लोअर क्रेडिट बेस. तो ये जो लोअर क्रेडिट बेस है दैट कुड बी बिकॉज कि जो हमारी अर्बन कमर्शियल बैंक्स हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो सिर्फ लीडिंग स्टेट्स में ही है. ऑल्सो देयर इज़ ड्यूअलिटी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन. अब जो पोटेंशियल सेक्टर्स जैसे कि हाउसिंग हो गया, वहाँ पे हमारे पास सीलिंग्स हैं कि कितना मैक्सिमम क्रेडिट जा सकता है. एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि इन जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो क्योंकि यहाँ पे जो कंपल्शन रहती है दैट इज़ टुवर्ड्स द प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग. And also there is expansion of banks through banking correspondents and adoption of fintech. तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं they are largely dependent upon borrowings. 27% of the total liabilities as compared to 1% of the urban cooperative banks. Now अगर 2021 तक का डाटा देखें, मार्च 2021, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं दे हैव नेट NPA रेशियो ऑफ 4.6% एंड ग्रॉस NPA ऑफ 11.7%. एंड अगेंस्ट अगर हम बैंक से कंपैरिजन में देखें तो वो 2.8% है फॉर द नेट एंड फॉर द ग्रॉस इट इज़ 8.2%. सो NPA इज़ अ बिग इशू हेयर. तो ये जो RBI का मूव है जिसके थ्रू जो क्रेडिट लिमिट है इसे बढ़ाया गया है. So now the urban commercial banks, they will have credit exposure of around 3.25 billion, which include 1/3 to the MSME and about 8% towards the housing sector. Now इस RBI के इस मूव से हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा क्योंकि हाउसिंग सेक्टर के लिए अब जो क्रेडिट फ्लो है वो ईजी हो जाएगा. But it will also safeguard bank against rising NPA because now you need the space for secured loans. However, now the urban commercial banks, urban cooperative banks and rural cooperative banks, they will need to improve their asset base by improving access through banking correspondence and to capitalize the current opportunity of credit flow to household sector. So this is what this move implies of the RBI. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.